नमस्कार जन साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर माचा में। तो देखिए, आज हम बताएंगे आपको कक्षा 9 की गणित अभ्यास मतलब पाठ 1 एक्सरसाइज नंबर 1। तो पहले उससे एक्सरसाइज नंबर 1 को करने से पहले इस लेसन में इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन का पूरा इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इस भाग 1 का परिचय हम बनाएंगे। इसका भाग 8 तक चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये भाग 1 है। भाग 1 का नाम रहेगा परिचय, यानी इस अध्याय का परिचय पत्र। जैसे मान लीजिए आप ही इंसान है, तो आप मतलब आप ही कोई व्यक्ति हैं, तो आपके बारे में कोई पूछता है, तो ठीक वैसे इस सवाल को पहले समझेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को समझने के बाद आगे चल के हम सवाल को करेंगे। एक एक भाग में आपको हर एक सवाल बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते चलिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर माचा में। आप लोग का जो भी सुझाव है, अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 7565978025। यानी ये नंबर है हमारा। सीधा मेरे से डायरेक्ट आप कुछ भी किसी भी चीज़ में डाउट हो, आपको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कक्षा 9 की गणित है जो उसे बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, पहला भाग 1 परिचय है, विषय गणित कक्षा 9 का संख्या पद्धति पाठ 1। मेरे दोस्तों, संख्या पद्धति का पाठ 1 है। तो देखिए, इसमें भाग 1 में पहले दिया है संख्या पद्धति। ठीक, अब उसमें देखिए पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में n से दर्शाते हैं, जिसे नेचुरल बोला जाता है। क्या? नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। क्या? यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। कौन सी संख्या 1 से अनंत तक होती है मेरे दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 10 अनंत तक। यानी ये भी कह सकते हैं वह संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए मेरे हाथ में लगभग ये इतने मार्कर हैं। ठीक है, इतने मार्कर है ना, तो हम इसे गिन सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब देखिए अब प्राकृतिक संख्या यानी 1 से अनंत तक होती है। क्या? 1 से अनंत तक होती है। वहीं पे आ जाती है कौन सी? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं को W से दर्शाया जाता है, जिसे होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर। इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, तो कहेंगे यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। क्या? यह संख्या 0 से अनंत होती है। मतलब ये तो यहाँ तक जो था प्राकृतिक संख्या था, लेकिन अब पूर्ण संख्या में आपको 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद अनंत तक। क्या? अनंत तक, यानी अनंत। इसका कोई संख्या, देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर कोई आपसे पूछेगा कि संख्या में कौन संख्या बड़ी है, तो कह देना कि कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उससे बड़ी मतलब जैसे कोई मान लो 5 है, कहेगा कि क्या ये 5 6 से बड़ी है, तो ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? ठीक है, प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो कोई उसको निकालना असंभव है। ठीक है, क्योंकि वो 6 से बड़ी 7 होगी, 7 से बड़ी 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक चली जाएंगी। तो अब लगाते लगाते हम लोग थक जाएंगे। ठीक है, लेकिन संख्या ख़त्म होने वाली है नहीं। चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किस पे? पूर्णांक संख्या पे। ठीक है, पूर्णांक संख्या को Z से दर्शाया जाता है। क्या? Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, जो पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं, यानी ये पूर्णांक वाली संख्या है ना, ये सभी संख्याएं, और उसमें तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 से के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं। कैसे? आइए देखिए, जैसे 0 हो गया, अब इधर लिखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। अब ऋणात्मक कह रहा है ना, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या 0 से, तो 0 से लिख लीजिए -1 -2
-3 -4 यानी अनंत तक। क्या? अनंत तक। अब देखिए ये क्या होता है कि इधर वाली संख्या क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्या। इधर वाली को धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इधर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? धन पूर्णांक। और इधर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। देखिए यहाँ पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक लिखे हैं, तो इधर वाली संख्या क्या है? ये आपकी धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक, ठीक है। और इधर वाली संख्या क्या है? ये पूर्णांक है, धन पूर्णांक। और ये वाला क्या है? ऋण पूर्णांक। क्या है? ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब आपसे कभी दे देगा कि ये बताइए ये पूर्णांक है, क्या ये संख्या पूर्णांक है? तो आप कहेंगे कि हाँ। अब यही आपसे पूछ देगा कि ये क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं। क्यों? देखिए हम आपको एक एक सवाल बताते जाएंगे, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे मेन टॉपिक छूट जा सकता है, ठीक है। उसमें फिर मेरे से कोई गलती मेरे को मत ठहराइएगा कि सर आपने बताया नहीं। आप इस वीडियो को चालू कीजिए और कंटिन्यू देखिए। देखिए आपसे पूछ देगा क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आप कहिएगा कि सर जी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। 0 से तो स्टार्ट होती है, लेकिन पर 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन उसमें माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये कह देगा कि क्या ये पूर्णांक संख्या है? 2 क्या पूर्णांक संख्या है? तो आप कहिएगा कि जी हाँ ये पूर्णांक संख्या है सर जी। क्यों? क्योंकि ये तो धन पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी हो सकती है संख्या और धन की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक होती है और प्राकृतिक संख्या में भी केवल धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। तो इस वाली ये अगर आपसे पूछेगा कि ऐसी संख्या दे देगा, अब पूछेगा कि क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आप कहिएगा कि जी नहीं। अब इसे कहेगा क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो आप कहिएगा ये वाला सही है। और इसे कहेगा क्या ये भी पूर्णांक संख्या है? तो अभी कहिएगा कि हाँ ये भी पूर्णांक संख्या है। अब कहेगा कि ये कौन सी ये क्या पूर्ण संख्या है? तो कहिएगा कि हाँ ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये प्लस में है। तो प्लस में पूर्ण संख्या होती है, और प्लस और ऋण दोनों में क्या रहता है? पूर्णांक संख्या है, दोनों में पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो देखिए ये आभास संख्या है। क्या? आभास संख्या किसे कहते हैं? आपसे पूछ देगा कोई, तो आप क्या बताएंगे आभास संख्या के बारे में? तो देखिए आभास संख्या को कहेंगे आप कि एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। यानी कहने का मतलब ये एक से या अपने आप से विभाजित हो बस, केवल और कुछ किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, अब पहाड़ा में ले लीजिए, जैसे में आ जाता है 2। अब 2 को देखिए क्या 2 के मतलब 2 तो 1 के भी पहाड़े में आएगा ना। अब बताइए 2 अब किसके पहाड़े में आएगा? खुद के पहाड़े में आएगा। अब 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये 2 आपका क्या हो गया? आभास संख्या हो गई 2, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए अगला है 3 को ले लीजिए। अब 3 ही को ले लीजिए। आप 3 को देखिए, 3 1 के पहाड़ा में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। क्या? 3 खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। तो इसे कह सकते हैं आप ऐसी संख्या को कि जो संख्या अपने मतलब एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या में चले जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब वहीं पे आ जाता है एक अगला टॉपिक, क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को आप कह सकते हैं कि वह संख्या एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम लोग अब भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब यहीं पे आ जाता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, दोनों सेम है। बस ये याद रखना है कि जो संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है किसी और भी संख्या से, वो भाज्य हो गई। और वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या है? अभाज्य है। ये सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए अब भाज्य संख्या या भाज्य हो गया ना, क्लियर।
कहने का मतलब कि वे एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो वो क्या हो जाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का वहीं पे आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और भी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है। जैसे में ये तो आप लोग समझ ही गए। अब देखिए इसका भी, अब ये हो गया आपका, मान लीजिए कि एक तो नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा। अब चार को देखते हैं। अब चार बताइए, एक के पहाड़ा में आता है ना, चार एकम चार, फिर चार दो के पहाड़े में भी आता है, दो दूना के चार, और चार एक खुद के पहाड़े में आता है। क्या खुद के पहाड़े में आता है? तो ये एक से तो विभाजित हो रही है और स्वयं से भी विभाजित हो रही है, लेकिन एक संख्या और है उससे भी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और भी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। बस अब जैसे में ले लीजिए 6, ठीक है, 6 को ले लेंगे तो ये दो ये खुद एक के टेबल में भी आएगा, दो के टेबल में भी आएगा, तीन के टेबल में भी आएगा और खुद के भी टेबल में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि ये 6 एक से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आप समझ गए। जैसे कह देंगे आप भाज्य संख्या के बारे में कि वह संख्या जो स्वयं के अलावा एक से या चाहे किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या है, भाज्य संख्या। आप देखिए यहीं पे आता है नीचे हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? Q से। तो परिमेय संख्या, इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इन संख्याओं को अटे बटे में लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे भिन्न में होता है ना, भिन्न का टॉपिक आप उठा के देखेंगे तो भिन्न का बटे में रहता है, वो क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या बुलाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे मैं मान लीजिए कि 2/3, 1/4, 2/1, 4/5, ऐसे करके बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इतना आप पढ़ चुके होंगे पहले कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये आपका कभी भी, ये मान लीजिए 2 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 2/1 लिखना है। क्या लिखना है? 2/1। किसी भी संख्या का पावर किसी भी संख्या का बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है बस, 0 कभी भी नहीं। अब मान लीजिए P/Q है तो P को मान लेते हैं, P को बोलते हैं अंश और हर को बोलते हैं Q को बोलते हैं हर। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ मेरा कि हर कभी भी 0 नहीं होगा, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या मेरे दोस्तों, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या को कहेंगे कि वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। कहने का मतलब कि अटे बटे में उसे नहीं लिख सकते आप। जैसे में आप ले लीजिए कि पाई को जानते हैं, पाई ले लीजिए तो आप कहेंगे कि सर जी ये तो आप बता रहे हैं तो पाई का मान 22/7 होता है। अरे ठीक है रसगुल्ले, 22/7 ही कर लो, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट मान यही है? नहीं ना, इसका भी एग्जैक्ट मान ये नहीं है। अभी सब लोग इसको मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं कितना, पाई बराबर 22/7। अभी इसका एग्जैक्ट मान अभी तक नहीं निकला है। तो आप पाई को ले सकते हैं, √2 को ले सकते हैं, √3 को ले सकते हैं, ऐसे करके इसका एग्जाम्पल में अपरिमेय में लिख सकते हैं। वहीं पर आ जाती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या आप ये कह सकते हैं कि वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह को क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्या है उनका संग्रह मतलब एक साथ हो चाहे अलग हो, उन सबको एक साथ लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए तो संख्या पद्धति खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्या होती है उनके दशमलव प्रसार पे कैसे सवाल लगाएंगे, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला में दिया है क्या, शांत
शांत मतलब क्या, शांत। इस स्थिति में कह रहा है कि इस स्थिति में शेष आपका जीरो हो जाता है। क्या, शेष आपका जीरो होता है। देखिए दशमलव में लाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, भाग को कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 चाहे √2 पाई, ठीक है, ऐसी संख्या उठा कर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे भाग किया जाएगा। अब मान लीजिए 1/2 को ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 को ले लेंगे तो 2 से भाग देंगे किसमें, 1 में। ठीक है, अब 1 में भाग देंगे तो 2 अधिक है तो नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा कर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 10 में से 10 गया 0, यानी शेष आपका क्या बच गया, 0। यानी कि कह रहा है कि जो शांत है उसमें कह रहा है कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। कहने का मतलब शेष यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 0, 1/2 का हो गया 0.5। इस तरह से आप दशमलव प्रसार में लगाते हैं। देखिए एक बार अच्छे से समझेंगे तब 2π2 का और 1/2 का, और ये है ये √2 है और 1/2 और ये पाई है। ठीक है, आप लोग अगर करेंगे दशमलव प्रसार में अगर भाग देंगे तो ऐसे करेंगे तो शेष अगर आपका 0 आ जाता है उसमें वो कहाँ चला जाएगा, वो शांत चला जाएगा, शांत आवृत्ति में। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आ जाता है एक और अनावसनीय आवृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अब मान लीजिए कि आप कोई संख्या उठा लिए, जैसे उठा लिए आप क्या 1/3 ही उठा लिए, तो अब 1/3 आप उतार लिए तो अब 3 से भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा ना, तो 0 लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तब कितनी लिखे 9, बच गया 1। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब घटा दिए तो बच गया 1। अब फिर अब दशमलव लगा दिए तो 0 उतार देंगे। ठीक, 0 उतार दें, फिर ले जाएंगे तितली के 9, बच गया 1, फिर ले जाएंगे तितली के 9, यानी लगभग ऐसे करते जाएंगे तो हमारा क्या, जो हमारा शेष है उसी का पुनरावृत्ति होता चला जाएगा। ठीक है, और जो ये है इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है ना, शेष का भी पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक, अब वैसे ही मान लीजिए कि क्या आपका आया है 0.333, मतलब चला जाएगा, कटेगा नहीं। यानी कि कह रहा है, कहने का मतलब इसका ये हुआ अनावसनीय आवृत्ति का कि स्थिति में आपका जो शेष है वो उसका पुनरावृत्ति होता चला जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आती है क्या, अनावसनीय आवृत्ति। अब इस स्थिति में शेष आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे में √2, अगर इसे आप हल करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो देखिए जब बार बार आ रहा है वही आपका जो भागफल में बार बार वही आ रहा है, उसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये आप 0.3 इस पे ये लगा सकते हैं, ये इसे बोला जाता है बार। क्या, इसे बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है, बार। इसका मतलब होता है कि वो संख्या का पुनरावृत्ति बार बार होती चली जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया ना आपका क्लियर। अब देख लीजिए एक बार और, कह रहा है कि शांत में इस स्थिति में शेष आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि अशांत। देखिए अनावसनीय आवृत्ति को अशांत आवृत्ति कह सकते हैं, और अनावसनीय आवृत्ति 2 है, पहला और दूसरा। एक में है कि आपका जो शेष है उसका पुनरावृत्ति होते चला जाएगा, दूसरा में है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, यही आपको समझना है। ठीक, अब ये जो है, अब आप ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब हो गया 0 का ये बार हमने बता दिया कि कोई संख्या का पुनरावृत्ति होता है तो उस पर एक ऐसे मार दीजिए, जिसे हम बोलते हैं क्या, बार बोलते हैं। क्या, बार। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या का पुनरावृत्ति होते चला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाली क्लास में चलिए देखते हैं घातांक का नियम। ठीक है, यानी अब वास्तविक संख्या का दशमलव का प्रसार भी हो गया, संख्या पद्धति हो गया, अब बचा है क्या, ये घातांक का नियम, इसको भी बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को हम बता रहे हैं कि आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो आपको एक एक टॉपिक इसमें का अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप आसानी से कक्षा 9 का जो अभ्यास 1 जितना है वो आप भाग 1 का पूरा एग्जाम्पल मतलब पूरा जिली तरीके से कर लेंगे और आसानी तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप 5 लड़कों को और सब्सक्राइब करा दीजिए, बस आप लोग से यही है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला जैसे दे देगा
कि ये क्या है। अब देखिए घातांक में होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं, घातांक का नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे, ठीक है। पहले घातांक के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए घातांक क्या होता है, मान लीजिए ये 2 है, इसका पावर 4 है, मतलब इसका 4 है। जो ये 4 लिख रहे हैं ना, हम इसको बोलते हैं क्या, घात, बोलते हैं घात। इसी को घातांक कहा जाता है। और जिसके ऊपर घात है उसे बोला जाता है आधार, यानी ये 2 है ना, उसे बोला जाता है आधार, बोला जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 आधार 2 के घात 4, क्या आधार 2 के घात 4 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर x हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, जैसे x हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कौन सा है, तो आधार आपका x है, और घात कौन सा है, तो 4, क्या है, घात 4 है। यानी अब ये तो समझ में आ गया कि किसे आधार और किसे घात बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस आधार का मतलब होता है, इस घात का मतलब होता क्या है। अगर किसी आधार पर है तो जितना घात है तो उसका मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर दिया है 2 के 4 घात, इसका मतलब 2 का मतलब है क्या, 2 और 4 का घात है क्या। तो इसको देखिए, अभी आप सिंपल से बता रहे हैं, आप अच्छे से देखिएगा। ये 2 है ना, तो ये 4 है ना, तो आप सिंपल करिए, ये 2 का कितने बार हुआ है गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप ये समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या पर चर हो अचर हो, किसी भी संख्या पर जितना घात है उतना वो संख्या उतनी बार क्या की गई है, गुणा की गई है, गुणा कराया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है। तो ठीक है, अब समझ में आ गया। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं x है, क्या है, x पे 4 घात है। तो आपको ये समझना है क्या, कुछ नहीं, x को कितने बार गुणा किया गया है, 4 बार, ठीक है। अगर एक बताओ, अगर कोई भी संख्या है और उसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। देखिए इसे घात भी बोल सकते हैं आप, पावर भी बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं और पावर, ठीक है, घात और पावर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये कोई संख्या है, उसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, उसके ऊपर 1 है। अब कोई संख्या है, जैसे अब ये इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो किस चीज़ का चिन्ह रहेगा, प्लस का। अच्छा, ये कोई संख्या है, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या है, 1 है। ये सब तो पढ़ लिए हैं आप लोग। चलिए अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है हम लोग का, उस पर अच्छे से समझाएंगे आपको, एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो बिंदु दिया है ना, इसका मतलब होता है क्या, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो ये कह रहा है कि a और a का गुणा, तो a हो जाएगा। आज कह रहा है कि m और n, तो मेरे दोस्तों जब गुणा होगा ना तो घात आपस में जुट जाएंगे। कब, जब आधार सेम हो तब। जो दोनों ये आधार क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ये घात ये जुट जाएगा, ठीक है। तो a को कॉमन ले लिए और m प्लस n कर लिए, ठीक है। m प्लस n, यानी इसे लिख सकते हैं आप ऐसे कि a के पावर m और n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में मान लीजिए दे दिया 2 गुणे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए ये आधार क्या है, सेम है ना, तो लिखेंगे 2 और 2 3 कितना होता है, 5, 2 3 5 हो जाएगा। आधार सेम रहेगा तो घात आपस में जुट जाता है, ठीक है। गुणा मत कर दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा। अभी गुणा कर देंगे तो फिर आपको गलती हो जाएगा, तो फिर हमसे मत कहिएगा, हम बता रहे हैं, गुणा का भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ घबराइए मत, आप लोग शांति से देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस जब आधार सेम रहेगा तो आपका इसमें घात जुट जाएगा। अब ये घात जुट गया ना, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 हो गया ना, टोटल 32 हो गया ना। कहने का मतलब कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका आधार सेम हो तो घात आपस में जुट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला में जो दिया है, क्या कह रहा है कि a की पावर 3 और कोष्टक 2 दे दिया है। तो इसका मतलब हम आपको बताए हैं पहले भी, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर बोर्ड में इसका प्लेलिस्ट होगा उसमें देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड में इसका रूल होता है, कोष्टक का मतलब गुणा। क्या होता है, कोष्टक का मतलब गुणा। तो a है ना, a को लिख लीजिए, यहाँ पे a को लिख लीजिए।
अब ये दो कोष्टक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आमने सामने गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6। अब जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 4, ठीक, 4 के पावर 2 फिर 2 दे दिया, ठीक है। तब इसका चलिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 को निकालिए और 2 मतलब कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 गुणा हो जाएगा तो कोष्टक हटा देंगे तो 6, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 और 4 का कर दीजिए 64, 16 को 4 चौके 16 और 6 चौके 24 एक 25, 216 और फिर ये 216 में 4 का कर दीजिए, 7 चौके 24 को 4 हाथ में लगा 1 2 और 4 दूना 4 एकम 4 2 6 और 4 दूना के 8 यानी 864, क्या 864, 4 के पावर 6 है तो क्या कितना हो जाएगा आपका 864। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं, ठीक है। जिसका घात जितना बार दिया रहेगा उतना बार गुणा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। अब देखिए तीसरा टॉपिक में, आप लोग तीसरा टॉपिक में देख लीजिए, जो दिया है तीसरा में दिया है भाग के नियम। तो इसमें भाग में क्या होता है ना कि देखिए ये a बटा a है, लेकिन इसका घात n है और ऊपर वाला का घात क्या है m है। ऊपर वाला का घात क्या है m और नीचे वाला का घात n है। तो इसको बराबर में करिएगा तो इसमें घात भाग में क्या होता है, दरअसल ना भाग में घटता है, क्या होता है घटता है, और गुणा में जुटता है। इतना याद रखिएगा। एक चीज़ और मिल गया आपको, एक एक सवाल आपको बताया जाएगा और एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए, अब मान लीजिए इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए हम। अब देखिए m में से n को घटा दीजिए, m में से n को घटा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अंक में करके दिखाते हैं, जैसे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2। आप देखिए अब इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए हम, ठीक, अच्छे से समझिएगा, आप ही को बेहतर रहेगा। अब यहाँ से ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो क्या बच जाएगा, केवल 2 ना बच जाएगा, 2 के घात 1, तो इसे लिखेंगे 2। जैसे में एक और देख लीजिए, 2 के पावर 4 बटे 2, यहाँ पर 6 कर लेते हैं, और 2 के पावर 3, ठीक है। आप देखिए इसमें से भी एक कॉमन निकालिए। अब इन दोनों में से एक को लिख दीजिए यहाँ पे और इन दोनों में से घटा दीजिए, 6 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 के पावर 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8। चलिए आगे वाला देखते हैं। आप देखिए चौथा सवाल में जो दिया है, ये समझ में आ गया ना। चौथा सवाल में देखिए, अब एक कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला तो सेम है नहीं, लेकिन आधार सेम है, घात सेम है, तो इसमें क्या करेंगे। देखिए अगर आपका घात सेम है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, घात सेम है तो आधार का आपस में गुणा होगा, लेकिन आधार सेम है तो घात का आपस में गुणा होगा। एक चीज़ मिल गया आपको और, यानी कहने का मतलब ये कि आधार सेम रहेगा तो घात का गुणा होगा, सॉरी आधार सेम रहेगा तो हाँ घात का आपस में जोड़ देते हैं, गुणा नहीं करेंगे, सॉरी जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी जब आधार सेम रहेगा तब यहाँ पर जैसे किए है ना तो घात को जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर घात सेम है तो क्या होगा, ए और बी का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि a के घात 3 दिया है और b के घात 3, तब इसको करेंगे तो a b का गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा। कोष्टक लगाकर इस पे एक कॉमन रख देंगे, यानी एक घात रख सकते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए ये 4 है, इसके पावर 2 है, गुणे ये 2 है, इसके पावर भी 2 है, तो इसको कर सकते हैं कैसे, 4 दूना के 8 और इन दोनों के पावर कर देंगे 2। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आ जाता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।